मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। वेदार्थ क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग 10वीं क्लास के फिजिक्स के पाठ संख्या 1 जिसका नाम प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन है, इसके ऑब्जेक्टिव सवाल को देखने वाले हैं। यहाँ से दोस्तों जितने भी ऑब्जेक्टिव सवाल बन सकते हैं या जितने भी ऑब्जेक्टिव सवाल आपके परीक्षा में पूछे जा चुके हैं उन सभी सवालों को लिया गया है। ये सभी के सभी सवाल आपके परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो आप लोग अंत तक जरूर से जरूर देखिएगा और ये भी देखिएगा कि कैसे कैसे सवाल आपके बिहार बोर्ड में पूछे जा रहे हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि पहला सवाल क्या है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त मित्र भाई बहन 10वीं कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइए। और देखिए दोस्तों सवाल में दिया गया है कि पहला सवाल है कि किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है? तो आपके पास ऑप्शन है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल एवं अवतल लेंस दोनों, या इनमें बाइफोकल लेंस। और ये जो सवाल है 2020 के प्रथम शिफ्ट में, 2021 के सेकेंड शिफ्ट में और 2026 के प्रथम शिफ्ट में 3 बार पूछा गया सवाल है, यानी कि ये VVI सवाल है। तो ऐसे सवाल को ध्यान से जरूर देखिएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। अगला सवाल है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। किसके नियम के अनुसार? न्यूटन के नियम के अनुसार, स्नेल के नियम के अनुसार, परावर्तन के नियम के अनुसार, या फर्माट के सिद्धांत के अनुसार। तो हम लोग परावर्तन के नियम 2 को पढ़े हैं, जहाँ एक नियम दिया गया है कि आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है, इसीलिए सही उत्तर हो जाएगा दूसरा का सी। परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। अगला सवाल दोस्त दिया गया है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक होता है, काल्पनिक होता है, ए और बी दोनों होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए। जब भी समतल दर्पण के बारे में बात करेगा, जब भी उत्तल दर्पण के बारे में बात करेगा, तो वहाँ हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है। लेकिन जब अवतल दर्पण का बात करेगा तो वहाँ अवास्तविक भी बनता है और वहाँ आभासी प्रतिबिंब भी बनता है, यानी कि इसका सही उत्तर हो जाएगा समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है। हमेशा याद रखिएगा काल्पनिक होता है, काल्पनिक को ही आभासी भी कहा जाता है। अगला सवाल दिया गया है कि पिन होल कैमरा में क्या बनता है। पिन होल कैमरा में क्या बनता है? छाया, प्रतिबिंब, होलोग्राम, या इनमें से कोई नहीं। तो पिन होल कैमरा में हमेशा प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है कि यदि आपतन कोण 45 डिग्री है तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण क्या होगा? तो अभी आप लोगों ने पढ़ा कि आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो यहाँ भी वही दिया गया है कि परावर्तित किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहा जाता है और आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। यदि आपतन कोण 45 डिग्री का है तो परावर्तन कोण भी कितने डिग्री का होगा? 45 डिग्री का होगा, इसीलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है इनमें से कौन सा प्रकाश के लिए सबसे अधिक सघन माध्यम है? आपके पास ऑप्शन दिया है जल, हवा, केरोसिन, या इनमें से कोई नहीं। तो इसको समझने का यदि आप लोग तरीका समझने वाले हैं तो ये समझिए कि जहाँ कम प्रकाश जाएगा, जिसमें से कम प्रकाश गुजरेगा वो सघन माध्यम है, जिसमें से ज़्यादा प्रकाश गुजरेगा वह विरल माध्यम है। तो जल, हवा, केरोसिन में सबसे कम प्रकाश किस में से गुजरेगा? तो आपको सर केरोसिन में से सबसे कम प्रकाश गुजरेगा, इसीलिए यह क्या हो जाएगा? सघन माध्यम हो जाएगा। छौवा का सी हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है उत्तल दर्पण द्वारा चांद के प्रतिबिंब का आवर्धन क्या होता है? आपके पास ऑप्शन है 1, -1, नगण्य, या इनमें से कोई नहीं। तो उत्तल दर्पण द्वारा चांद का जो प्रतिबिंब का आवर्धन होता है हमेशा छोटा होता है, बहुत छोटा होता है, नगण्य होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? कांच में, पानी में, लोहा में, या निर्वात में? तो याद रखिएगा निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। 8वां का सही उत्तर डी हो जाएगा।
और ये जो सवाल है 2020 के सेकेंड शिफ्ट में, 2026 के प्रथम शिफ्ट में पूछा गया सवाल है। सबसे अधिक प्रकाश की जो चाल होती है निर्वात में होता है, और यदि वहाँ निर्वात नहीं दिया रहेगा तो लगभग में आपका हवा भी सही उत्तर हो जाएगा, इसको भी याद रखिएगा। जहाँ निर्वात नहीं दिया रहेगा तो लगभग में हवा भी आप लोग उत्तर मार के आ जाइएगा, तो भी क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है प्रकाश तंतु में प्रकाश में क्या होता है? तो प्रकाश तंतु में प्रकाश में क्या होता है? ऑप्शन है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, परावर्तन, वर्ण विक्षेपण, ये इनमें से कोई नहीं। तो एक ही ऑप्शन इसका सटेबल लग रहा है, बढ़िया लग रहा है सूटेबल में। प्रकाश तंतु में प्रकाश में पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है, परावर्तन होता है। 9वां का ए हो जाएगा। देखिए ये भी 2026 के प्रथम शिफ्ट में पूछा गया सवाल है। तो जो भी सवाल यदि आपसे परीक्षा में पूछ दिया गया है उसको आपको किसी भी हर हालत में रट जाना है, समझ लेना है। थोड़ा भारी है तो उसको छोड़ दीजिए, लेकिन सिंपल सवाल को आपको रट के जरूर से जरूर जाना है। अगला सवाल है पानी में छड़ी को मुड़ी हुई दिखाई देने का कारण क्या है? तो आप लोग यदि पढ़ चुके हैं तो आप लोग बिना ऑप्शन देखे भी मार सकते हैं कि पानी में छड़ी को मुड़ी हुई दिखाई देने का एक ही कारण होता है, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन के कारण पानी में छड़ी मुड़ी हुई दिखाई पड़ती है। ऑप्शन नंबर बी होता है। और ये लघु में सवाल भी पूछा जाता है कि पानी में छड़ी जो होती है मुड़ी हुई प्रतीत क्यों दिखाई देती है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। उसके बाद चर्चा किया जाता है इस पर। तो यानी कि 10वां का सही उत्तर बी हो जाएगा। अगला सवाल है इनमें से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? वायु का, बर्फ का, कांच का या हीरा का? तो सबसे अधिक अपवर्तनांक हीरा का होता है। कितना अपवर्तनांक होता है? 2.42 होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है जब वस्तु फोकस पे हो तो अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है। ये देखिए एक सवाल 2026 के सेकेंड शिफ्ट में आया है, और ऐसे ऐसे कम से कम 2 से 3 बार अभी भी पूछा जा चुका है, फोकस पे स्थित है तब। और कैसे कैसे सवाल बना है आपको तुरंत मालूम चल जाएगा। अभी फिलहाल इसका आंसर बताइए। जब वस्तु फोकस पे हो तब अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा अनंत पर होता है। कहाँ होता है? अनंत पर होता है। 12 का सी हो जाएगा। अगला सवाल है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। इसका कहने का मतलब क्या है? जैसे आप लोग घर में ऐनक देखते हैं तो ऐनक में अपना दायां हाथ उठाइएगा तो ऐनक में आपका बायां हाथ उठेगा। यदि अपना बायां हाथ उठाइएगा तो लगेगा कि आप लोग का उसमें ऐनक में दायां हाथ उठ रहा है। तो यही होता है पार्श्विक उल्टा। तो सवाल में बोला है कि समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है वो क्या होता है? तो हम लोग का दाहिना हाथ बायां प्रतीत होता है और बायां क्या प्रतीत होता है? दायां प्रतीत होता है। इसीलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बायां दायां प्रतीत होगा, दायां बायां प्रतीत होगा। कब? जब दर्पण और समतल दर्पण में पार्श्विक रूप से उल्टा प्रतिबिंब बनेगा तब। यानी कि सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है अवतल दर्पण में फोकस पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? अवतल दर्पण में फोकस पर बना प्रतिबिंब अनंत पे होता है ना जी, लेकिन कैसा होता है? तो वास्तविक एवं उल्टा होता है। यह भी याद रखिएगा कभी भी अवतल दर्पण में यदि वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा ही होता है। कैसा होता है? वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होगा, आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होगा। इसको भी याद रखिएगा। तो अवतल दर्पण में जब वस्तु पर फोकस पर प्रतिबिंब बनता है तो वास्तविक बनता है, वास्तविक बनेगा तो उल्टा बनेगा। इसीलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है जब वस्तु अनंत पर हो तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ होता है? जब वस्तु अनंत पर हो तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ होता है और कैसा होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब हमेशा फोकस पर बनेगा। कहाँ बनेगा? फोकस पे बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। जब वस्तु अनंत पर हो तो वस्तु हमेशा फोकस पे होगा, प्रतिबिंब हमेशा फोकस पे बनेगा और वास्तविक एवं उल्टा बनेगा। अगला सवाल है कि समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन का मान हमेशा कितना होता है? तो अभी आप लोगों ने पढ़ा उत्तल दर्पण का जो आवर्धन होता है हमेशा नगण्य होता है, छोटा होता है, सबसे कम होता है। लेकिन यहाँ पर सवाल दिया गया है कि समतल दर्पण का आवर्धन कितना होता है? तो समतल दर्पण का आवर्धन हमेशा 1 होता है, वो भी प्लस का 1 होता है। इसको याद रखिएगा। समतल दर्पण का प्रतिबिंब आवर्धन हमेशा 1 होता है, प्लस का 1 होता है। अगला सवाल दिया गया है प्रकाश का अपवर्तन होता है क्योंकि
प्रकाश का अपवर्तन होता है, क्योंकि ऑप्शन है प्रकाश की गति में परिवर्तन होता है, आकृति में परिवर्तन होता है, रंग में परिवर्तन होते हैं, या इनमें से कोई नहीं होता है। तो प्रकाश का परिवर्तन होता है, क्यों? क्योंकि प्रकाश की गति में परिवर्तन होता है, इसीलिए प्रकाश का अपवर्तन होता है। अगला सवाल है, अपवर्तनांक की इकाई क्या होता है? अपवर्तनांक का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड, इनमें से कोई नहीं, मीटर या सेंटीमीटर। तो प्रकाश के अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है, इसीलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रकाश के अपवर्तनांक का कोई इकाई नहीं होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, वायु में प्रकाश की गति लगभग होती है। वायु में प्रकाश की चाल लगभग कितना होता है? ऐसे तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, तो वायु में भी लगभग इतना ही होगा, इसीलिए लगभग में पूछा है कि वायु में प्रकाश की चाल लगभग कितना होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। 17 19 का डी हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है कि सूर्य से आने वाले प्रकाश पुंज को क्या कहा जाता है? तो जब भी सूर्य से कोई भी प्रकाश आता है तो सूर्य से आने वाला जो प्रकाश पुंज होता है, किरण पुंज होता है, उसे समांतर किरण पुंज कहा जाता है। जैसे ही आप लोग लेसेंट का प्रकाश का परावर्तन चैप्टर पढ़िएगा तो पहला ही पेज में दिया गया है कि सूर्य से आने वाले प्रकाश को समांतर किरण पुंज कहा जाता है, समांतर प्रकाश पुंज कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरणों के समूह को क्या कहते हैं? तो किरणों के समूह को किरण पुंज भी कहा जाता है, प्रकाश पुंज भी कहा जाता है, इसीलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। किरणों के समूह को प्रकाश पुंज और किरण पुंज दोनों कहा जाता है। अगला सवाल दिया गया है, आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है? ऑप्शन है उल्टा होता है, सीधा होता है, उल्टा सीधा दोनों होता है, इनमें से कोई नहीं। तो आभासी प्रतिबिंब जो होता है, आभासी प्रतिबिंब में हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है, जबकि वास्तविक प्रतिबिंब में हमेशा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। इसको याद रखिएगा। जब भी वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में चर्चा करेगा तो उल्टा बनेगा, जब भी आभासी प्रतिबिंब के बारे में चर्चा करेगा तो हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनेगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है, इनमें से कौन मैग्नीफाइंग ग्लास है? इनमें से कौन आवर्धक शीशा है? आवर्धक शीशा को ही क्या कहा जाता है? मैग्नीफाइंग ग्लास कहा जाता है। तो उत्तल लेंस को ही मैग्नीफाइंग ग्लास भी कह सकते हैं, आवर्धक शीशा भी कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है, इनमें से कौन सी लेंस में वास्तविक एवं आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बन सकते हैं? जब आप लोग प्रकाश का परावर्तन और यदि आप लोग अपवर्तन दोनों चैप्टर को बढ़िया से पढ़ लेते हैं तो आपको एक चीज़ समझ में आएगा कि जो दर्पण में होता है उसका उल्टा हमेशा लेंस में पढ़ना होता है। जैसे दर्पण में अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है, तो लेंस में उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। जैसे दर्पण में उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है, तो लेंस में अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। तो ठीक इसी प्रकार अवतल दर्पण में वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब बनता है, तो इसका अवतल का उल्टा हो जाएगा उत्तल। उत्तल लेंस में वास्तविक एवं आभासी प्रतिबिंब बनता है। मैंने क्या क्या बोला, कुछ लोगों को समझ में आया होगा, बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आया होगा। तो जब आप लोग प्रकाश का परावर्तन और परावर्तन को बढ़िया से पढ़ लेते हैं तो खूब बढ़िया से आपको समझ में आ जाएगा। तो यानी कि इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तल लेंस में हमेशा वास्तविक एवं आभासी प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल दिया गया है कि लेंस की फोकस दूरी और क्षमता के बीच में क्या संबंध है? तो लेंस की फोकस दूरी और क्षमता एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। P बराबर 1/f बोलिए या F बराबर 1/p बोलिए, कहने का मतलब बेगा ही है, F × P बराबर 1। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल दिया गया है कि फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी? तो आप लोगों को ये सिद्ध करवाया गया होगा F बराबर r/2। F बराबर r/2। आर क्या है हम लोग का? वक्रता त्रिज्या है। एफ क्या हम लोग का? फोकस दूरी है। तो फोकस दूरी 20 दिया है और हमें त्रिज्या निकालना है, और ये दो भागा में है तो इधर आएगा तो गुणा में 20 दूनी 40 हो जाएगा। 40 सेंटीमीटर इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी की अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है, उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान कितना होता है?
उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान हमेशा 1/2 होता है, 1 से कम होता है, आधा कह सकते हैं, नगण्य कह सकते हैं, आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो उत्तल दर्पण में आवर्धन का मान हमेशा 1 से कम होता है, आवर्धन नगण्य होता है, 1/2 ऑप्शन में है, तो वो भी आप लोग मार सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है कि फोकस से ध्रुव की ओर आने पर अवतल दर्पण में आवर्धन का मान क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, अचर रहता है या इनमें से कोई नहीं। तो फोकस से ध्रुव की ओर आने पर अवतल दर्पण में आवर्धन का मान हमेशा बढ़ते जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल दिया गया है, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है, सवाल को ध्यान से पढ़िए, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब हमेशा ऋणात्मक है, आवर्धन ऋणात्मक है, तो उसके प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? जब भी आवर्धन माइनस होगा तो सबसे पहले समझिए कि वहाँ का जो प्रतिबिंब होगा हमेशा वास्तविक बनेगा, और जब वास्तविक बनेगा तो हमेशा उल्टा ही बनेगा, इसको भी याद रखिएगा। तो यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक एवं उल्टा होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल दोस्त दिया गया है कि यदि अवतल दर्पण का निचला आधा भाग टूट जाए तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? खूब आप लोग एनसीईआरटी पढ़िएगा तो वहाँ कुछ नहीं इसके बारे में दिया गया, लेकिन ऐसे सवाल परीक्षा में पूछा जाता है कि अवतल दर्पण का निचला आधा भाग टूट जाए तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो प्रतिबिंब हमेशा कम तीव्र वाला बनेगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त मित्र भाई बहन 10वीं कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइए। और देखिए अगला सवाल दिया गया है कि वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में कितना होता है? 1 से कम होता है, 1 से अधिक होता है, 1 के बराबर होता है या 0 होता है? तो वायु में निरपेक्ष अपवर्तनांक हमेशा 1 से कम होता है, 1 से 1.003 होता है ना जी। तो 1 से हमेशा क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। तो वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक 1.003 होता है, सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, इनमें से किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है? तो आप लोग यदि प्रकाश का अपवर्तन पढ़े हैं तो वहाँ सबके बारे में अपवर्तनांक दिया कि इसका इतना होता है, इसका इतना होता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, पानी, बेंजीन, टर्पीन या केरोसिन। तो पानी का अपवर्तनांक सबसे कम होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल दिया गया है कि एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है तो प्रकाश का परावर्तन कोण मान कितना होगा? तो जब एक प्रकाश का किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, यानी कि सीधा लंबवत होती है, तो वहाँ हमेशा 0 डिग्री का परिवर्तन कोण बनेगा, क्योंकि उसी पर आपतित की आपतन कोण होगा और उसी पर परिवर्तन कोण होगा, इसीलिए 0 डिग्री हो जाएगा। 90 डिग्री मारने की गलती मत कीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है, अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब कैसा होता है? तो अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब हमेशा आभासी होगा, सीधा होगा, छोटा होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब सीधा, छोटा, आभासी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, वायु में अभिसारी लेंस किसको कहा जाता है? कांच का अवतल लेंस को, कांच का समतला अवतल लेंस को, कांच के उत्तल लेंस को, इनमें से कोई नहीं को। तो उत्तल लेंस को ही क्या कहा जाता है? अभिसारी लेंस कहा जाता है। अभी पहला सवाल ही आप लोगों ने पढ़ा कि किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है, तो अभी आप लोगों ने पढ़ा कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। उसी सवाल को उल्टा करके पूछ दिया है कि इनमें से कौन अभिसारी लेंस है? तो उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है? अभिसारी लेंस कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है, 36 का ए हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है कि प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को क्या कहते हैं? लेंस की क्षमता कहते हैं, लेंस की क्षमता का व्युत्क्रम कहते हैं, लेंस की समंजन क्षमता कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो लेंस के मुख्य फोकसों की संख्या 2 होती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है?
सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दर्पण का नहीं, उत्तल दर्पण का नहीं, सरल सूक्ष्मदर्शी में हमेशा उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है, अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है? तो अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को हमेशा फोकस और ध्रुव के बीच में रखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है, किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्ह परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है? तो अभी आप लोगों ने पढ़ा कि जिस आवर्धन का मान हमेशा माइनस होगा उसका प्रतिबिंब वास्तविक बनता है एवं उल्टा बनता है। यदि आप लोगों ने थोड़ा सा भी पढ़ा है तो वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब किस दर्पण में बनता है? तो वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब हमेशा अवतल दर्पण में ही बनता है। इसीलिए सही उत्तर हो जाएगा कि अवतल दर्पण की यदि फोकस दूरी चिन्ह परिपाटी के अनुसार हमेशा क्या मानी जाती है? ऋणात्मक मानी जाती है। अगला सवाल है, किस लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है? अभी आप लोगों ने पढ़ा कि किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है, तो अवतल लेंस को क्या कहा जाएगा? अपसारी लेंस कहा जाएगा। तो सही उत्तर हो जाएगा अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। अगला सवाल है, एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तित किरण पुंज कैसा होगा? एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पे आपतित होती है तो परावर्तित किरण पुंज कैसा होगा? तो परावर्तित किरण पुंज अभिसारी होगा। ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। अगला सवाल है, किसी समतल दर्पण का आवर्धन कितना होता है? तो अभी आपने पीछे पढ़ा या अब याद रखिएगा कि समतल दर्पण का आवर्धन हमेशा +1 होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है, किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है? किस दर्पण के द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है? तो हमेशा याद रखिएगा समतल दर्पण में भी आभासी होता है, उत्तल दर्पण में भी आभासी होता है, वास्तविक अवतल दर्पण में वास्तविक और आभासी होता है। यानी कि आभासी तो बनता है ना जी, वास्तविक बने या ना बने। अवतल दर्पण में वास्तविक एवं आभासी दोनों बनता है, जबकि उत्तल और समतल में हमेशा आभासी बनता है। यानी कि इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी, समतल उत्तल अवतल तीनों में आभासी प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल दिया गया है, आकाश का नीला रंग किस परिघटना का परिणाम है? आकाश का नीला रंग किस परिघटना का परिणाम है? तो आकाश का नीला रंग प्रकाश के प्रकीर्णन का परिणाम है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती है। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो क्या होता है? तो जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है, किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो हमेशा याद रखिएगा उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होगी। जो यदि आप लोग दर्पण बढ़िया से पढ़े हैं तो लेंस को उल्टा कर देना है, और यदि लेंस बढ़िया से पढ़ रहे हैं तो दर्पण में उल्टा कर देना है। यानी किसी एक को रटिए और एक आपको याद हो जाएगा। तो किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है, चिन्हों के निर्देशांक परिपाटी के अनुसार फोकस दूरी धनात्मक किसकी होती है? तो धनात्मक फोकस दूरी उत्तल लेंस की भी होती है और उत्तल दर्पण की होती है। लेंस हो या दर्पण हो, उत्तल हमेशा प्लस में रहेगा, अवतल हमेशा माइनस में रहेगा। तो उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण दोनों की फोकस दूरी धनात्मक होती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां किससे मापी जाती है? तो निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, अगला सवाल नहीं, यहाँ से टोटल सवाल होता है दोस्तों समाप्त। इसमें टोटल 50 ऑब्जेक्टिव सवाल थे। अगले क्लास में भी इतना ही लगभग 60 या 70 ऑब्जेक्टिव और है, उसको भी हम लोग देखकर ख़त्म कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त मित्र भाई बहन 10वीं कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइए। मिलते हैं अगले ऑब्जेक्टिव के साथ, अगले प्रश्न के साथ। तब तक के लिए आपको जय हिंद, जय भारत।